नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चा, और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से आप सब मेहनत कर रहे होंगे। इस बार मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत देर में मैं कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ बच्चा। थोड़ा फैमिली इशू था, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, इस वजह से। ठीक है बच्चा? तो आइए, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ बच्चा, जिसका नाम है नेशनल इनकम। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है बच्चा ये, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको नेशनल इनकम समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 दिन में नेशनल इनकम में आपकी कंप्लीट करा दूं। इसमें 5-6 पार्ट बनेंगे बच्चा, पर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से नेशनल इनकम समझ में आएगी। और नेशनल इनकम हमारी 10 नंबर की वेटेज रखता है बच्चा। और ये मैं आपको कंफर्म क्या है, अगर आप मेरा टॉपिक ध्यान से समझेंगे, जो मैं बता रहा हूं, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो, चाहे थ्योरी पार्ट हो, चाहे कोई भी पार्ट नेशनल इनकम का आ जाए, तो ये मान के चलिए आपके नेशनल इनकम में से 10 ही होने हैं। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, बस थोड़ा मेरे साथ कंटिन्यू में जुड़े रहना बच्चा। आइए बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, आपके सामने नोट्स भी नजर आ रहे हैं, पर ये नोट्स मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बच्चा? तो आइए, सबसे पहला हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे बच्चा। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं बच्चा, नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैं आपको समझाऊंगा, वो है बच्चा इनकम के बारे में। जैसे हमारे टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सर इनकम क्या होती है? बताइए बच्चा, मैं आपसे पूछता हूं इनकम क्या होती है। देखिए बच्चा कहेगा, भैया सर इनकम वो होती है जो पापा कमाते हैं। इनकम वो होती है जिसके लिए पापा ने मेहनत की है। इनकम वो होती है जो पूरे महीने काम करने के बाद महीने के एंड में जो पापा को मिलता है, दैट इज इनकम। सही बात है बेटा, इनकम उसको कहा जाता है जो पापा ने कमाई है, जिसके लिए पापा ने मेहनत की है। क्या पापा ने सर्विसेज दी, 1 महीना जॉब की, उसके बाद पैसा आया है, दैट इज इनकम। तो अच्छा, आप एक बार बताओ, क्या आप उसको भी इनकम कहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में मेहमान आए, आपके चाचा जी आए, आपके ताऊ जी आए, और वो आपको 100 रुपए 200 रुपए देकर चले गए, आप उसको इनकम कहते हो? चाचा ताऊ आपको पैसा देकर चले गए, आप उसको इनकम कहते हो क्या? नहीं सर। अच्छा, एक और बताओ, जैसे शादी ब्याह हो रही है, शादी ब्याह का मौसम है, आप जानते हैं, इस शादी ब्याह के टाइम पर लोग पैसे लुटा रहे थे, आपने पैसे लूट लिए, उसको इनकम कहते हैं? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? रास्ते में जा रहा था, पड़ा हुआ मिल गया पैसा, उसको इनकम कहते हो? नहीं सर, शादी ब्याह में लूटा हुआ पैसा, रास्ते में पड़ा हुआ पैसा, या चाचा ताऊ दे गए पैसा, या डोनेशन चैरिटी में मिला हुआ पैसा, इसको इनकम थोड़ी कहते हैं। इनकम वो होती है जिसके लिए मैंने मेहनत की है, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे फीस दी, दैट इज इनकम। पापा ने 1 महीना जॉब किया तो पापा के पास इनकम आई, दैट इज इनकम। इनकम वो होती है भाई जिसके लिए मैंने सर्विसेज दी है, मैंने सर्विसेज दी, मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे पैसा आया, दैट इज इनकम। तो बच्चा, यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा यही होगा, जिसमें हम बात करेंगे, 2 तरीके की इनकम होती है बच्चा। एक होती है मेरी फैक्टर इनकम, समझना बच्चा, और एक होती है मेरी ट्रांसफर इनकम। देखो, कई बच्चे पता है क्या समझते हैं, कई बच्चे सोचते हैं नेशनल इनकम में ना, अगर हमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो नेशनल इनकम हो गई। बहुत गलत आप सब सोच रहे हो बेटा। नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल की वेटेज 3 या 4 नंबर की है, मैक्स टू मैक्स कहूं तो 5 नंबर की। नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल की वेटेज 4 से 5 नंबर की है बेटा जी, इससे ज्यादा वेटेज नहीं है। और पूरा चैप्टर 10 नंबर का है, तो इसका थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। ठीक है, तो समझने पे ध्यान देना, सबको कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, टेंशन मत लो, बहुत आसानी से पढ़ना, पूरी वीडियो देखना, एंड तक जाना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो फिर मेरी बेइज्जती है, आपकी बेइज्जती नहीं है, मेरी बेइज्जती कि मैं बच्चों को समझा नहीं पाया। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चा कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जिसका नाम है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। जैसे मैंने कहा बेटा जी, इनकम मैं उसको कहता हूं जो पापा ने कमाया है। इनकम मैं उसको कहता हूं जो पापा ने कमाया, जिसके लिए पापा ने मेहनत की है, 1 महीना काम किया तो पैसा आया, दैट इज इनकम।
मैंने आपको ट्यूशंस दिए तो पैसा आया, दैट इज इनकम। तो जैसे आप उसको इनकम कहते हो जो पापा ने कमाया है, तो देश भी तो उसी चीज को इनकम कहेगा जो देश ने कमाई है। यस और नो? सही बात है। ये शादी ब्याह में लूटा हुआ पैसा, या डोनेशन चैरिटी का पैसा, या चाचा ताऊ देकर चले गए पैसा, या रास्ते में पड़ा हुआ पैसा, आप इसको इनकम कहते हो क्या? जब आपसे कोई पूछता है आपके पापा की इनकम क्या है, तो आप क्या बताते हो? आप कहते हो पापा की इनकम है 10,000, या पापा की इनकम है 20,000। जो पापा कमाते हैं आप वही तो बताते हो। तो इनकम वो होती है बेटा जी जो मैंने कमाया है, जिसके लिए मैंने सर्विसेज दी है। मैंने सर्विसेज दी, मैंने पढ़ाया, पापा ने जॉब की, तो पैसा आया, दैट इज इनकम। बेटा यही चीज देश में भी एप्लीकेबल है, यही चीज कंट्री के ऊपर भी एप्लीकेबल है। कंट्री भी उसी चीज को इनकम कहता है जो कंट्री ने कमाई है। कंट्री उसी चीज को इनकम कहती है बेटा जो कंट्री ने कमाई है, जिसके लिए हमने सर्विसेज दी है। तो यहां पे दो तरीके की इनकम है बच्चा, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम बेटा जी वो इनकम होती है, इट इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। ये वो इनकम होती है, इट इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, कि मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज दी, मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड किए, मैंने आपको सर्विसेज दी। अब सर्विसेज आप जानते हो, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, या कोई भी सर्विसेज। बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, तो आपने मुझे पैसा दिया, दैट इज इनकम। तो फैक्टर इनकम इज दैट इनकम बेटा जी, ये वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की तो मुझे पैसा मिला, दैट इज फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम बेटा जी वो इनकम होती है, इट इज दैट इनकम, ये वो इनकम है विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग, which is received without providing any factor services, जिसके लिए मैंने कोई भी फैक्टर सर्विसेज या मैंने कोई फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मिल गया। जैसे डोनेशन में पैसा रिसीव हो गया, रास्ते में जा रहा था वो पड़ा हुआ मिल गया पैसा, स्कॉलरशिप में मिल गया पैसा, which is received without providing any factor services। भैया फैक्टर इनकम इट इज दैट इनकम बेटा जी, ये वो इनकम है विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, मैंने फैक्टर सर्विसेज दी, उसके रिटर्न में जो पैसा, दैट इज फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम है बच्चा विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, जिसके लिए मैंने कोई भी फैक्टर सर्विसेज या मैंने कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया, मुझे मिल गया। देखो जो फैक्टर इनकम है ना बच्चा, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, भाई कमाया है, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, अर्निंग है, मैंने सर्विसेज दी है तो पैसा आया, दिस इज अर्निंग कॉन्सेप्ट। और ट्रांसफर इनकम जिसके लिए मैंने कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मिल गया, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज एन रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये रिसीट है बच्चा मेरी, मुझे मिल गया। फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाया है, सर्विसेज दी है तो पैसा आया है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफर इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग, मैंने ऐसी कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं की, बस मुझे मिल गया, डोनेशन मिल गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इट इज एन रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट है। तो अब आप बताइए बच्चा, दोनों में से कौन सी इनकम नेशनल इनकम में शामिल होगी? बताइए। सर आपने कहा ना इनकम उसको कहते हैं जो कमाया है, तो देश भी उसी चीज को इनकम कहता है जो देश ने कमाया है। तो कमाया क्या है, फैक्टर इनकम की ट्रांसफर इनकम? सर फैक्टर इनकम, तो याद रखना इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में शामिल होता है। और इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट हाँ बोथ आर इंक्लूडेड इन डिस्पोजेबल इनकम।
अगर मैं डिस्पोजेबल इनकम की बात करूं बच्चा, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो डिस्पोज की जाएगी, जो खर्च की जाएगी। तो खर्च तो बेटा जी सारी इनकम होती है। आपने कमाया वो भी खर्च होता है, आपने नहीं कमाया वो भी खर्च होता है। तो याद रखना, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पर बोथ द इनकम, चाहे फैक्टर चाहे ट्रांसफर, बोथ द इनकम इंक्लूडेड इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज तो सारी इनकम होती है बेटा, जो कमाया वो भी खर्च होगी, जो नहीं कमाया वो भी खर्च होगी। तो डिस्पोज तो सारी इनकम होती है। ठीक है बच्चा जी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, समझना, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उस एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं फिर से रिपीट करता हूं, देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूं थोड़े से। ठीक है ना बच्चा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, मैंने कहा फैक्टर इनकम बेटा जी इट इज दैट इनकम, इसको नोट्स में दिखा देता हूं फिर बताता हूं। ठीक है बच्चा, कि फैक्टर इनकम इट इज दैट इनकम बेटा, ये वो इनकम है विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। देख सकते हैं आप कि फैक्टर इनकम इट इज दैट इनकम, ये वो इनकम है बच्चा विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, कि मैंने फैक्टर सर्विसेज दी है, मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए हैं, दैट इज फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग या विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, कि मैंने कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं की, मुझे मिल गया। फैक्टर इनकम ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं बच्चा, लिखा है मैंने, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाया है। और ट्रांसफर इनकम बच्चा इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये रिसिप्ट है कि मिल गया। फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर इनकम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। आती है बात समझ में। तो फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए यहां लिखा है ना, बोथ इन नेशनल एंड डोमेस्टिक, और डिस्पोजेबल इनकम भी यहां पे आएगा, यहां पे लिखा नहीं है पर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चा। और यहां पे नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि भाई ये याद रखना, ये कहां पे इंक्लूड होती है, ये इंक्लूड होती है डिस्पोजेबल इनकम में। अगर मेरे से पूछेगा कौन सी इनकम डिस्पोजेबल है, तो याद रखना डिस्पोजेबल तो बच्चा सारी इनकम है, चाहे फैक्टर इनकम हो चाहे ट्रांसफर इनकम हो। डिस्पोजेबल तो दोनों ही है बच्चा, जो कमाया वो भी खर्च करते हैं, जो नहीं कमाया वो भी खर्च करते हैं। ठीक है ना बच्चा जी। ओके, अब आइए मैं आपको इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए सारे बच्चे, अब देखिए, जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चा पेंशन का, कि बताइए पेंशन इनकम, पेंशन जो होती है वो नेशनल इनकम में शामिल होगी या नहीं होगी। पेंशन इनकम, पेंशन जो है इट विल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। अब यहां पे डिपेंड करता है, देखो बच्चा जी कौन सी पेंशन की बात हो रही है। देखो बहुत सारे तरीके की पेंशन होती है बच्चा, जैसे आप जानते हो, एक होती है बेटा जी रिटायरमेंट पेंशन। कौन सी होती है? रिटायरमेंट पेंशन। और एक होती है बच्चा, आप जानते होंगे, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, या एक होती है विडो पेंशन। अब आप बताइए, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हमसे पूछ रहे, बताइए पेंशन नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं है। अब डिपेंड करता है, अगर फैक्टर इनकम होगी तो इट विल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और अगर ट्रांसफर इनकम है तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो अगर मैं बात करूं पेंशन की, एक बात बताओ, रिटायरमेंट पेंशन जो होती है, क्या रिटायरमेंट पेंशन हर किसी को मिल जाती है? नहीं सर, रिटायरमेंट पेंशन मैंने आपको सर्विसेज दी है, मैंने आपको पूरी जवानी दे दी। जवानी का मतलब मैंने 50 इयर्स, मैंने 25 इयर्स, 30 इयर्स आपके लिए काम किया है। जैसे होते ना रिटायरमेंट पेंशन, कि भाई मैंने 50 साल की सर्विसेज दी है, मैंने पूरा अपनी उम्र बिता दी आपके लिए, तो रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। तो रिटायरमेंट पेंशन सर्विसेज के बदले में मिलती है बच्चा। तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम है तो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे बच्चा बात समझ में? जी।
और ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन, एक बात बताओ, ओल्ड एज पेंशन बूढ़े होने के बाद जो मिलती है और विडो पेंशन जो विधवा पेंशन होती है, एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है, आपको विडो पेंशन दे रही है, क्या कोई सर्विसेज के बदले में है? ये तो एक फाइनेंशियल हेल्प है बच्चा आपको, कि चलो ओल्ड एज पेंशन है या विडो पेंशन है, विधवा पेंशन, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट मदद करके फाइनेंशियली, तो कोई सर्विसेज के बदले में थोड़ी है। तो अगर ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम, बच्चा इसको ट्रांसफर इनकम माना जाता है, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये चीज कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। तो याद रखना, अगर पेंशन का क्वेश्चन आता है बच्चा, तो याद रखिएगा दो तरीके की पेंशन है, एक है रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन। अगर रिटायरमेंट पेंशन की बात हो रही है, रिटायरमेंट पेंशन सर्विसेज के बदले में मिलती है, किसी पर्सन ने 50 इयर्स 60 इयर्स पूरी जवानी एक बंदे के लिए काम किया, मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलता है, तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पर ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये एक तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई सर्विसेज के बदले में थोड़ी है, तो इसको ट्रांसफर इनकम कहा जाता है बेटा जी, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये चीज कभी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। आती है बात समझ में? तो एक रिटायरमेंट, ये पेंशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है सर? ध्यान से, टैक्सेस कि बताइए, टैक्सेस क्या ये नेशनल इनकम में शामिल होती है कि नहीं होती? अब टैक्सेस, कई बच्चे सोचेंगे हाँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है तो हम टैक्स पे करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सेस क्या ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम है? बच्चा कहता है फैक्टर इनकम है, गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है तो हम टैक्सेस पे करते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, गवर्नमेंट कहते भाई हम कोई सर्विसेज नहीं देंगे, अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड ना करे तो क्या आप टैक्स पे नहीं करोगे? यस और नो बताइए, बताओ बताओ। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड ना करे तो क्या आप टैक्स पे नहीं करोगे? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है, टैक्स तो देना पड़ता है। टैक्स की डेफिनेशन ही है बच्चा, टैक्स की डेफिनेशन है इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ये एक कंपल्सरी पेमेंट होती है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है। गवर्नमेंट सर्विस दे चाहे सर्विस ना दे, भैया टैक्स तो पे करना पड़ता है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट है, ये कंपल्सरी पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है तो हम टैक्स पे करते हैं। मुझे एक चीज का जवाब दो ना, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज ना दे तो क्या तुम टैक्स पे नहीं करोगे? बताओ। नहीं सर, टैक्स तो पे करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, टैक्स की डेफिनेशन ही क्या है? इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, भाई कंपल्सरी पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये कंपल्सरी पेमेंट है। तो याद रखना, टैक्सेस को ट्रांसफर इनकम माना जाता है, और टैक्सेस ट्रांसफर इनकम है तो आपको पता है नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो ये चीज नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। अब कई बच्चों के पांव तले जमीन खिसक गई, कई बच्चे कह रहे सर हम तो हमेशा ये सोचते थे कि जो टैक्सेस है यही गवर्नमेंट की इनकम है। आप गलत सोचते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम है तो मुझे एक चीज का जवाब दो। चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं, ठीक है। आप सब जीडीपी जानते हो, जीडीपी क्या होती है, कोई बताएगा? यस सर, हमें पता है जीडीपी होती है देश की इनकम, ठीक है, देश की इनकम होती है। और जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? जीडीपी की डेफिनेशन होती है सर, सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर, सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर, कि तीनों सेक्टर से जो इनकम आई दैट इज जीडीपी। एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो टैक्सेस देश की इनकम है, ध्यान से सुनना, अगर आप कहते हो कि टैक्सेस देश की इनकम है, अगर टैक्सेस देश की इनकम है तो जीडीपी की डेफिनेशन में टैक्स शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं है?
अगर जीडीपी तो जानते हो ना, जीडीपी क्या होती है? देश की इनकम। यस सर, जीडीपी देश की इनकम होती है। और जब जीडीपी देश की इनकम है तो जीडीपी की डेफिनेशन में टैक्सेस वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? बताओ, समझ में आ रहा है ना बच्चा? इस वजह से तो नहीं होता। अगर टैक्सेस देश की नेशनल इनकम होती, अगर टैक्सेस देश की नेशनल इनकम होती तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती? सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर एंड द टैक्सेस रिसीव फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जो भी टैक्स रिसीव हुआ, है ना? पर जीडीपी की डेफिनेशन में कहीं भी टैक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं है बेटा। तो याद रखना, जो हम बोलते हैं देश की जीडीपी, देश की जीडीपी, देश की इनकम, देश की इनकम में टैक्सेस कभी भी शामिल नहीं होता। जो बोलते हैं बजट आता है कि हमारे देश की इनकम ये होगी, तो उस इनकम में टैक्सेस की बात नहीं होती। टैक्स हाँ, सबसे ज्यादा मुझे पता है, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट पे टैक्स के माध्यम से आता है। गवर्नमेंट पे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो टैक्स के माध्यम से आता है। लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, टैक्सेस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम। For the calculation of GDP, for the calculation of national income, taxes always be treated as ट्रांसफर इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो याद रखना मेरे बच्चे, कोई भी टैक्स आ जाए, कोई भी टैक्स, आप सीधा लिखना, कंफ्यूज मत होना कि आपको बोल दे कस्टम ड्यूटी, आपको बोल दे इनकम टैक्स, आपको बोल दे एक्साइज ड्यूटी, आपको बोल दे जीएसटी। अरे बे भाई, एक बात दिमाग में बैठा लो कि सर कोई भी टैक्सेस मेरे से एग्जाम में पूछेगा, मैं लिख दूंगा टैक्सेस ट्रांसफर इनकम है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और अगर कोई कहता है नहीं टैक्सेस फैक्टर इनकम है, टैक्सेस शामिल होती है, तो एक बात बताओ, जीडीपी की डेफिनेशन में टैक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? तो ये अपने आप में प्रूफ है भाई। हमने जीडीपी इतने दिनों से पढ़ी हुई है और जीडीपी पढ़ते समय हम कभी टैक्स की बात नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि टैक्सेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, टैक्सेस विल ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कोई भी टैक्स आ जाए वो हमेशा ट्रांसफर इनकम माना जाएगा, वो कभी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। ठीक है? तो जो हम जीडीपी निकालते हैं, जो हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, उसमें टैक्सेस को कभी भी शामिल किया नहीं जाता। ठीक है बच्चा? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, तो याद रखिएगा। दो तरीके की इनकम हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। मैंने कहा फैक्टर इनकम वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज, कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज के बदले में जो पैसा आया, दैट इज फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, जिसके लिए मैंने कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं की, मुझे मिल गया। फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर इनकम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम आती है। और ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एक पेंशन का और एक टैक्सेस का। ठीक है बच्चे, याद रखना। पेंशन दो तरीके की, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन या विडो। रिटायरमेंट पेंशन तो सर्विसेज के बदले में मिलती है, तो फैक्टर इनकम है इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बूढ़े लोगों को या जो विडो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो ये ट्रांसफर इनकम है, कोई सर्विसेज के बदले में थोड़ी है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और सेकंड पॉइंट हमने बड़े अच्छे से समझा है, टैक्सेस। टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट होती है, तो टैक्सेस को हमेशा ट्रांसफर इनकम माना जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे बच्चा बात समझ में? ठीक है। डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सारी चीजें ट्रांसफर इनकम है बच्चा। ठीक है ना? ये सारी चीजें क्या है? ट्रांसफर इनकम। डोनेशन है, कोई डोनेशन क्या कोई सर्विसेज के बदले में है? नहीं सर। कोई फाइनेंशियल हेल्प हो गई कि मानो भूकंप आ गया, कुछ आ गया, ये सब तो क्या है? ट्रांसफर इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सर्विसेज के बदले में जो पैसा आता है, दैट इज फैक्टर इनकम। आते बच्चा बात समझ में? जी। अब हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बेटा जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मेरा वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं बात करूंगा बच्चा किसके बारे में? हम बात करेंगे, ध्यान से, अब मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 100 के सपने को तोड़ देगा अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो, और ढंग से समझ के जाओगे तो यही ऐसा टॉपिक है जो आपको 100 लाने में मदद करेगा अगर ये एग्जाम में आ गया तो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए बच्चा, बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है सर इंडिया का मैप। बच्चा, जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता हूं ना तो अपने दिमाग में इंडिया का मैप लेकर आओ, बनाओ अपने दिमाग में इंडिया का मैप। इंडिया का मैप बन गया आपके दिमाग में? जी सर बन गया। अब जो इंडिया का मैप है, कई बच्चे सोचते हैं ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। नहीं नहीं नहीं, आप नेशनल इनकम पढ़े हो बेटा जी। यहां पे हर एक वर्ड का मतलब डिफरेंट है, यहां पे एक शब्द का मतलब डिफरेंट है बच्चा। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक टेरिटरी की, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहां पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। कई लोग सोचते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये गलत जवाब है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक, सॉरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है बच्चा इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। देखो पहले एक बात सुनो, पहले मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए सारे बच्चे, 2 मिनट ध्यान से सुनना। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ते क्यों है, पहले मुझे ये बता दो। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। सर ये बताओ हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ क्यों रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ने के पीछे वजह क्या है? बच्चा कई बार ना क्वेश्चन पता है हमसे कैसे पूछता है, आपको पता होगा। पेपर आप करते हो, पेपर प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा कई बार ना हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और हमसे पूछता है बताइए इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम या इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। कई बार क्वेश्चन मेरे से ऐसे पूछता है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बताइए इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम या इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, किस चीज का पार्ट है? तो याद रखना, अगर कभी भी मेरे से क्वेश्चन पूछेगा डोमेस्टिक इनकम के बारे में, ध्यान से सुनना, whenever the question ask about the domestic income, अगर क्वेश्चन ने मेरे से डोमेस्टिक इनकम पूछा है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज इफ इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी देन इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इफ इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होगा। इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होगा। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं है। यह बात आपके दिमाग में बैठा लो। अगर क्वेश्चन मेरे से पूछे डोमेस्टिक इनकम, दिमाग में लेके आओ तुरंत। अगर डोमेस्टिक इनकम पूछेगा तो मुझे पॉइंट्स दिमाग में लाने हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होगा। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं टू बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम इट इज एसेंशियल टू बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। टू बिकम द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, अगर डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनना है तो इट इज एसेंशियल टू बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं है। आती है बात समझ में? जी बच्चा। तो आइए बच्चा, अब समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। बस याद रखना डोमेस्टिक टेरिटरी का यूज कब है, यह मत भूलना बच्चा।
अगर क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम पूछेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, अब अच्छे से समझेंगे बच्चा, प्रॉपर हिंदी में समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, नोट्स आपके सामने है, आप समझने पे ध्यान देना, ठीक है। मेरी बात समझोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना समझना, इतने कॉन्फिडेंस में मैं ऐसे ही नहीं कहता, ठीक है, कोई नया टीचर नहीं पढ़ा रहा है आपको। आइए बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने कहा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है बच्चा, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कि मेरी पॉलिटिकल बाउंड्री में आना चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्री। सर पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब क्या होता है बेटा जी, पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब देखो, बहुत सी चीजें ऐसी है, अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत सी चीजें ऐसी है बच्चा जो मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नजर आता है, मतलब इंडिया के अंदर है, पर इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी वो पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है मतलब नियम कानून रूल्स रेगुलेशन इंडिया के एप्लीकेबल नहीं है। समझना बड़ी अजीब बात है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है मतलब इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है, पर नियम कानून रूल्स रेगुलेशन मेरे देश के एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस वो मेरी पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है पर पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं बेटा जी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है, जो इंडिया के नक्शे से बाहर है, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है पर पॉलिटिकल बाउंड्री में है, इंडिया से बाहर है पर नियम कानून रूल्स रेगुलेशन मेरे देश के एप्लीकेबल है, तो इट मींस वो मेरी पॉलिटिकल बाउंड्री में है। तो यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री कतई नहीं है बच्चों, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से मतलब नहीं है, मुझे पॉलिटिकल बाउंड्री से मतलब है, मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हो चाहे ना हो, पॉलिटिकल बाउंड्री में होना चाहिए। पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब नियम कानून रूल्स रेगुलेशन मेरे देश के एप्लीकेबल होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मैं बात कर रहा हूं एम्बेसीज की, एम्बेसीज जिसको हिंदी में कहते हैं दूतावास। अभी एम्बेसीज क्या होती है, देखो बच्चा, आपको पता है हर कंट्री का ट्रेड चलता है, हर कंट्री का लेन देन दूसरे देशों के साथ होता है, तो और हर देश के लोग कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री में जाके जॉब करते हैं, करते कि नहीं करते, तो ऐसे ना बच्चा, हर कंट्री में एम्बेसीज होती है, जैसे इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में हर देश की एम्बेसी होगी, इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, सिंगापुर की एम्बेसी है, हर कंट्री की एम्बेसी हर देश में होती है, ताकि ट्रेड तरीके से होता रहे, जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल, जो हम ट्रेड करते हैं वो तरीके से होता रहे, जो हमारे देश के बंदे दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो वो एम्बेसीज में बात करते हैं, अपनी एम्बेसी में, तो वो जाके, जैसे मानो कोई इंडियन अमेरिका में काम कर रहा है, अब इंडियन को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो इंडिया का बंदा इंडियन एम्बेसी से बात करेगा, इंडियन एम्बेसी को बताएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, फिर इंडियन एम्बेसी बात करेगी अमेरिकन एम्बेसी से कि देखो जी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश के लोगों के साथ, समझ रहे हो, तो हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है। और एम्बेसी का हिसाब किताब क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। एम्बेसी का हिसाब किताब क्या होता है बच्चा, जिस कंट्री की एम्बेसी होती है, जिस कंट्री की एम्बेसी, नियम कानून उसी देश के एप्लीकेबल होते हैं, जिस कंट्री की एम्बेसी, नो मैटर वेयर इट इज लोकेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां लोकेटेड है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, आपने पिक्चर देखी है बेटा, आपने पिक्चर देखी होगी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी है, आपने पिक्चर देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी तो सुनो, इस मूवी में पता है क्या है, इस मूवी में ना कुवैत नाम की एक कंट्री है, कुवैत नाम की, ठीक है, पता होगा आपको, कुवैत नाम की एक कंट्री है, उस कुवैत कंट्री में ना वॉर हो जाती है, तो इस पूरी मूवी में ना अक्षय कुमार का सिर्फ एक ही काम है
कि जब कुवैत में वॉर हो गई तो अक्षय कुमार क्या करता है, जितने भी इंडियंस हैं उनको बचा बचा के इंडियन एम्बेसी में पहुंचाता है कि इंडियन एम्बेसी में आ जाओ, इंडियन एम्बेसी में, मतलब लोगों को रेस्क्यू करता है, इंडियंस को रेस्क्यू करता है और इंडियन एम्बेसी में पहुंचा देता है। क्योंकि अगर इंडियन एम्बेसी में एक बार पहुंच गए मतलब आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में पहुंच गए, इंडियन एम्बेसी में अगर आप पहुंच गए मतलब आप अपने घर में पहुंच गए, अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, एम्बेसी के अंदर कोई घुस नहीं सकता। क्यों? अगर आपने इंडियन एम्बेसी में घुस के मार दिया तो मतलब आप मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में घुस गए हो। समझ रहे हो? जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर का टाइम था, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी तो हमारे इंडियंस ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, न्यूज में देखा होगा, न्यूज में दिखा रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी थी कि रशिया या यूक्रेन में जितने भी इंडियंस हैं वो इंडियन एम्बेसी में पहुंच जाओ। क्यों? अगर आप इंडियन एम्बेसी में पहुंच गए मतलब आप अपने घर में पहुंच गए, एम्बेसी के अंदर कोई घुसेगा मतलब आप डोमेस्टिक टेरिटरी में घुस रहे हो। समझ रहे हो बच्चा? तो हर देश की एम्बेसी हर जगह होती है। इंडिया में बहुत सारी एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है, तो जिसकी भी एम्बेसी होती है, फॉर एग्जांपल मानो जापान की एम्बेसी है तो उसके कुछ किलोमीटर तक ये जापान की एम्बेसी है और इसके कुछ किलोमीटर तक बेटा ये जो नियम कानून चलेंगे वो उसी देश के एप्लीकेबल होते हैं, जापान के ही। समझ रहे हो? तो जिसकी एम्बेसी, मुद्दे की बात यह है, ध्यान से सुनो, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, चाइना की एम्बेसी चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जिसकी एम्बेसी, मैं लिख दूं यहां पे सिंपल भाषा में, जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। समझ रहे हो? जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। चाइनीज एम्बेसी पार्ट ऑफ चाइनीज डोमेस्टिक टेरिटरी, अमेरिकन एम्बेसी पार्ट ऑफ अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियन एम्बेसी पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, पाकिस्तान एम्बेसी पार्ट ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक टेरिटरी। नो मैटर वेयर इट इज लोकेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे लोकेटेड है। बोल दे चाइनीज एम्बेसी इन अमेरिका, चाइनीज एम्बेसी इन रशिया, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान, भाड़ में जाए। चाइनीज एम्बेसी तो पार्ट ऑफ चाइनीज डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है? और यही बात बच्चा एम्बेसीज को लेकर कह दो, या ये बात आप, ये जो कंसल्टेंट होते हैं, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होती है ना, कि जैसे अभी अफगानिस्तान का आपको पता होगा, अफगानिस्तान में बहुत सालों से अमेरिका की मिलिट्री बैठी हुई थी, फिर अब तो हट गया, अब तो तालिबान आ गए, पहले क्यों बता रहा हूं। तो अफगानिस्तान में बहुत सालों से अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट थी, अमेरिका की मिलिट्री बैठी हुई थी। अब मानो वहां पे कोई अटैक कर देता उनकी मिलिट्री के ऊपर, तो वो किसके ऊपर अटैक माना जाता? अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी पर। ठीक है ना? तो आप पॉइंट याद रखो, एम्बेसी का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। पर पॉइंट टू बी नोटेड, रुको रुको 2 मिनट, इधर आओ, मेरे पास आओ, सुनो। एम्बेसी की बात कही है, अगर मेरे से क्वेश्चन में कंपनी ब्रांचेस पूछ लेता कि सर कंपनी या ब्रांचेस का बताना जरा, अरे बच्चों मैं एम्बेसी बोल रहा हूं, कंपनी ब्रांचेस का सीन अलग है। कंपनी ब्रांचेस क्या होती है? कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी, कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी उसी देश की मानी जाएगी। कंपनी ब्रांचेस जिस देश में होगी उसी देश की मानी जाएगी। जैसे कोई भी कंपनी, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, मेरा इंस्टीट्यूट अमेरिका में भी है, पता है आपको?
अब कोई कहेगा नहीं साहब हमें नहीं पता, आप गए नहीं होगे ना बेटा। अमेरिका में जो मैकडी है, मैकडी के बगल में आपने देखा होगा एक एटीएम है, मैकडी के बगल में एटीएम है, एटीएम के बगल में मेरा इंस्टीट्यूट है सत्यम क्लासेस नाम का। कभी जाओगे अमेरिका ध्यान देना वहां पे है। तो अब मेरी ब्रांच वहां पे भी है, तो वो उसी देश की मानी जाएगी। माना मेरी इंडियन कंपनी है, मेरी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी उसी देश की मानी जाएगी। तो जो मेरा इंस्टीट्यूट वहां पर है अमेरिका में, तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाएगा। सर नेशनल इनकम में बच्चा भी डोमेस्टिक टेरिटरी समझो, नेशनल इनकम की बात बाद में करेंगे। हाँ वो माना मेरी कंपनी है तो पैसा यहां पे आएगा, तो वो एनएफआईए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम की कहानी अलग है, ठीक है ना। अभी हम डोमेस्टिक समझ रहे हैं, बच्चा ध्यान देना। तो ये पॉइंट समझ में आता है। क्या पॉइंट है? एम्बेसी का सीन क्या है? जिसकी एम्बेसी, जिसकी, बड़ा प्यार से हिंदी में लिखा है, ध्यान से देखो, जिसकी एम्बेसी, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। चाइना की एम्बेसी तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, पाकिस्तान की एम्बेसी तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, अमेरिका की एम्बेसी तो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। पर कंपनी ब्रांचेस जिस देश में है, कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी उसी देश की मानी जाएगी। मतलब कंपनी ब्रांचेस जहां लोकेटेड है, जहां लोकेटेड है उस देश की मानी जाएगी। आती है बात समझ में? ठीक। तो बच्चा फर्स्ट पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप टॉपिक समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, एम्बेसीज को लेकर है, जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। चाइना की एम्बेसी चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी, पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी। पर कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है, कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है उसी देश की मानी जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है बच्चा। आइए अब हम बात करते हैं बच्चा सेकंड पॉइंट की, ठीक है ना। आइए बच्चा, अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं बच्चा, अगर मैं आपको बताऊं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तो ध्यान से समझना। 2 मिनट बच्चा। हाँ देखिए बच्चा जी, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट एम्बेसीज को लेकर है, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चा कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई एयरक्राफ्ट, कोई पैसेंजर प्लेन, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई पैसेंजर प्लेन है, कोई शिप है, ठीक है बच्चा, कोई एयरक्राफ्ट, कोई पैसेंजर प्लेन, कोई शिप जो दो कंट्री में आती जाती है, समझना। मानिए फॉर एग्जांपल कोई पैसेंजर प्लेन है, ठीक है, जो इंडिया से अमेरिका, कोई पैसेंजर प्लेन बच्चा जो इंडिया से अमेरिका जाता है और अमेरिका से इंडिया आता है, कोई पैसेंजर प्लेन जो इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया आता जाता है। तो बच्चा डिपेंड करता है कि वो जो एयरक्राफ्ट है या जो पैसेंजर प्लेन है बच्चा, जो शिप है, जो कंट्री उसको ओन एंड ऑपरेट करेगी, कौन सी कंट्री उसको ओन एंड ऑपरेट कर रही है बच्चा, ये मैटर करता है। समझना कि कोई भी शिप हो गया, कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया, कोई पैसेंजर प्लेन हो गया, जो कंट्री ओन एंड ऑपरेट कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि कोई पैसेंजर प्लेन है बेटा जी जो इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंडिया आता जाता है। अब इस पैसेंजर प्लेन को ओन एंड ऑपरेट कर रही है सिंगापुर एयरलाइंस। कौन ऑन एंड ऑपरेट कर रही है बच्चा? सिंगापुर एयरलाइंस। अब सिंगापुर उसको ऑपरेट कर रही है तो उसको सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। कोई भी पैसेंजर प्लेन, कोई भी एयरक्राफ्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक बात बताओ बच्चा, आपको पता है जब वॉर होती है, जब युद्ध होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में, तो युद्ध क्या सिर्फ जमीन पे होता है, हवा में नहीं होता? ऐसा हवा में भी होता है, हवा में समझ रहे हो ना, जो वही फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं, ठीक है, समुद्र में भी होता है, पानी में भी होता है, तो वो भी तो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के टाइम पर, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी बच्चा, तो रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर ना एक
रशिया ने एक मिसाइल छोड़ी, ठीक है, रशिया ने मिसाइल छोड़ी और वो ये कहा गया कि एक कोई पैसेंजर प्लेन जा रहा था उसके ऊपर लग गई, ठीक है, रशिया के ही पैसेंजर प्लेन के ऊपर लग गई वो। ये कहा गया कि यूक्रेन ने किया, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि रशिया की ही मिसाइल, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और अपने ही प्लेन पे लग गई। तो ऐसा होता है बच्चा, कोई शिप, कोई एयरक्राफ्ट, कोई पैसेंजर प्लेन जो दो देशों में आ जा रहा है, कोई पैसेंजर प्लेन जो इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, या फॉर एग्जांपल कोई पैसेंजर प्लेन है जो चाइना से अमेरिका, अमेरिका से चाइना आता जाता है, पर वो जो ओन एंड ऑपरेट कर रहा है, उसको ओन एंड ऑपरेट कर रही है इंडियन एयरलाइंस। कौन ऑपरेट कर रहा है? इंडियन एयरलाइंस। तो उसको इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आते बात समझ में बच्चा? तो याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट मेरा एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, पैसेंजर प्लेन को लेकर है। कोई शिप, कोई एयरक्राफ्ट, कोई पैसेंजर प्लेन जो दो देशों के बीच में आता जाता है, शिप, एयरक्राफ्ट, पैसेंजर प्लेन, तो जो कंट्री ओन एंड ऑपरेट करेगी, अगर ओन एंड ऑपरेट इंडिया कर रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अगर ओन एंड ऑपरेट कोई और कर रहा है तो उसको उसकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो दो पॉइंट हमने समझे। पहला पॉइंट हमने एम्बेसीज को लेकर समझा, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, पर कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है, जिस कंट्री में कंपनी है, जिस कंट्री में ब्रांच है, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाएगा। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, कोई एयरक्राफ्ट, कोई पैसेंजर प्लेन, कोई शिप जो दो कंट्री में आता जाता है, तो जो कंट्री उस पैसेंजर प्लेन को, उस एयरक्राफ्ट को ओन एंड ऑपरेट करेगी, उसको उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चा? ठीक सच्चा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी कॉन्फिडेंस आएगा, देखना। ऐसे बच्चा मेरा तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट मेरा पानी को लेकर, समुद्र को लेकर। कोई फिशिंग वेसल, फिशिंग वेसल का मतलब होता है बच्चा मछुआरों का जहाज, ठीक है, ये मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं, आसान सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो इधर, कोई फिशिंग वेसल, कोई मछुआरों का जहाज, या जो ऑयल और नेचुरल गैस के जो रिग होते हैं, रिग मतलब होता है कंटेनर, एक मतलब होता है बच्चा कंटेनर, जो बड़े बड़े तेल के कंटेनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में आते जाते हैं, समझना। कोई फिशिंग वेसल, कोई मछुआरों का जहाज, या जो नेचुरल गैस के कंटेनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में, जो इंटरनेशनल बॉडीज में आते जाते हैं। जैसे कोई फिशिंग वेसल, कोई मछुआरों का जहाज है बच्चा जो इंडियन ओशियन में आता जाता है, या कोई पैसिफिक ओशियन में आता जाता है, तो ये भी डिपेंड करता है कौन उसको ओन एंड ऑपरेट कर रहा है। जो ओन एंड ऑपरेट करेगा उसको उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। जैसे वही बात, रशिया यूक्रेन का वॉर का एग्जांपल उठाओ। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर बच्चा यूक्रेन ने बहुत सारी मिसाइल्स रशिया के जो फिशिंग वेसल्स थे, मतलब जो नेचुरल गैस के कंटेनर्स थे, जो जहाज थे जो इंटरनेशनल वाटर्स में आ जा रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया। तो वो अटैक किसके ऊपर माना गया? क्योंकि वो जहाज किसका था? वो जहाज था रशिया का, तो अटैक किसके ऊपर माना गया? रशिया के ऊपर। आती है बात समझ में? सेकंड और थर्ड पॉइंट एक जैसा है कि कोई भी फिशिंग वेसल, मछुआरों का जहाज, या जो नेचुरल गैस के जो कंटेनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में आते जाते हैं, तो जो उस जहाज को ओन एंड ऑपरेट करेगा वो उसकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आती है बात समझ में? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट समझना, आसान पॉइंट है बच्चा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट है बच्चा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट माने नहीं जाते, किसी भी कंट्री के नहीं माने जाते। क्यों? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है बच्चा, किसी एक देश के थोड़ी है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री के थोड़ी है बच्चा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं माने जाते, ठीक है ना जी। और एक पांचवा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, जो सी वाटर होता है बच्चा, समुद्री पानी, ठीक है। अब सी वाटर जो होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे मानो आप गोवा के बीच पे खड़े हो, ठीक है। आप गोवा के बीच पे खड़े हो, तो ये थोड़ी है कि गोवा के बीच पर रहकर आपने किसी के चाटा मार दिया और पानी में घुस गए। अब तुम क्या देख, मैं तेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर आ गया, ओ बेटे तेरी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर आ गया, अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। या पानी में चाटा मार के अंदर घुसाए और क्या देख मैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हूं, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में घुस मत जाइयो। ऐसा नहीं होता बच्चा। जो सी वाटर होता है, जो समुद्री पानी होता है, कुछ किलोमीटर तक, ज्योग्राफी में तो कहा जाता है 182, जिन बच्चों पे ज्योग्राफी होगी उनको पता होगा, 182 नॉटिकल माइल्स तक, 182 नॉटिकल माइल्स मतलब ये अराउंड 350 किलोमीटर कुछ इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, ठीक है बच्चा। कि समुद्री पानी भी कुछ किलोमीटर तक इंडिया के ही डोमेस्टिक टेरिटरी के माने जाते हैं, याद रखोगे बच्चा। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक बार तेजी में रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट एम्बेसीज को लेकर, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको कहेगा, पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट एम्बेसीज को लेकर, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, पर कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है, कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है उसी देश की मानी जाएगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, कोई पैसेंजर प्लेन हो गया, कोई शिफ्ट हो, कोई शिप हो गई, तो जो कंट्री ओन एंड ऑपरेट करेगी पैसेंजर प्लेन को, जो ओन एंड ऑपरेट कर रहा है, वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही कोई फिशिंग वेसल, मछुआरों का जहाज, या ऑयल एंड नेचुरल गैस के कंटेनर जो इंटरनेशनल वाटर्स में आते जाते हैं, ये भी जो ओन एंड ऑपरेट कर रहा है उसको उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। चौथा पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी देश के नहीं माने जाते, क्योंकि इंटरनेशनल है, किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं माना जाएगा। और सी वाटर, समुद्री पानी, कुछ किलोमीटर तक इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। 182 नॉटिकल माइल्स कहा जाता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, पर याद रखिए सी वाटर कुछ किलोमीटर तक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है बच्चा। अब आइए मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूं। तो आइए बच्चा, अब क्वेश्चन समझना जरा, ठीक है ना। याद रखना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमसे क्वेश्चन कहेगा बताइए डोमेस्टिक इनकम के बारे में, कि बताइए डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इफ इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा तो इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, देन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। अब आइए बच्चा, पॉइंट्स याद रखना जो मैंने बताए, कंपनी ब्रांचेस, एम्बेसीज, सारे पॉइंट। अब जैसे यहां क्वेश्चन देखिए, आंसर नहीं, क्वेश्चन देखो, कहता है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अब कई बच्चे इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे बच्चों टेंशन नहीं है, कंपनी ब्रांचेस, ध्यान दे रहे हो, कंपनी ब्रांचेस, मैंने क्या बताया था, कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी, जिस कंट्री में होगी उसी देश की मानी जाएगी। अब ब्रांचेस है कहां पे, इंडिया में है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सिंपल सा टॉपिक बच्चों। नेशनल इनकम नहीं कह रहा, अभी नेशनल इनकम में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है बच्चा। अभी आप यहां पे समझो, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ यू विल ट्रीट दिस आइटम इन डोमेस्टिक इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम पूछेगा तो एसेंशियल है बच्चा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। और डोमेस्टिक टेरिटरी के पॉइंट हमने पढ़े, क्या पॉइंट था, कंपनी ब्रांच जिस कंट्री में होगी। एग्जांपल याद है ना, मैंने कहा था मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा सत्यम क्लासेस अमेरिका में है, मैकडी के बगल में, याद है, मैकडी के बगल में एटीएम है, उसके सामने ही है मेरा सेंटर।
बताया था। तो ब्रांचेस कहां है? इंडिया में है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। देखो इट विल, यस ध्यान से देखो, यस it will included in domestic factor income because it is within the domestic territory of India। आते हैं बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, डरना नहीं है। प्रॉफिट, अब बच्चा देखो कितना घबरा रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब कई बच्चे सोच रहे सर रेजिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अरे भाड़ में जाए, तुम हटाओ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ध्यान दो इधर। फ्रॉम हिज कंपनी, अरे कंपनी ब्रांचेस, मैंने क्या बताया था? कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में होगी, कंपनी कहां पे है? इन सिंगापुर। कंपनी कहां पे है बेटा जी? सिंगापुर में है। तो सिंगापुर में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना नहीं जाएगा, सिंगापुर का माना जाएगा। तो हमारा नहीं माना जाएगा, हमारा नहीं है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं है। देखो भी कहा ना, लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ज्यादा डरने घबराने वाली बात ही नहीं है, पॉइंट समझो। मैंने आपको बताया एम्बेसीज का सीन क्या था, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। चाइना की एम्बेसी चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी, पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी। और कंपनी ब्रांचेस जिस कंट्री में है, जिस कंट्री में है उसी देश की मानी जाएगी। तो समझो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, डरने की बात ही नहीं है। प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया। ओहो, कंपनी कहां पे है? देखो मैं तो आगे पढ़ भी नहीं रहा। ओन बाय अ नॉन रेजिडेंट, ओन बाय अ रेजिडेंट, भाड़ में जाए, मुझे मतलब ही नहीं है। कंपनी कहां पे है? इन इंडिया, इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल होगा। यस, इट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? आ रहा होगा। चौथा क्या कहता है? प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच, ओहो, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान। बच्चा ब्रांच कहां पे है? जापान में है, तो जापान का ही माना जाएगा, हमारा माना नहीं जाएगा। नो, देखो देखो, नो बच्चा, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है जी बच्चा? पांचवा देखो, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। ये भी वही बात है। अब बिल्ड, जैसे कंपनी ब्रांचेस का सीन है वैसे ही बिल्डिंग कहां पे है? लंदन में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना नहीं जाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा। आप पॉइंट समझो बच्चा, डोमेस्टिक इनकम में आने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी में होना इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं है बच्चा। अब कई बच्चे कंफ्यूज है, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन, इंडियन को हो रहा है। अरे मेरे भाई, इंडियन है, रेजिडेंट है, ये सब मैं तब सोचता जब मेरे से नेशनल इनकम पूछता। अभी मेरे से नेशनल इनकम नहीं पूछी है, मेरे से डोमेस्टिक इनकम पूछी है। आगे बात समझ में? इसलिए मैं अभी इंडियन, रेजिडेंट, इन सब पे ध्यान ही नहीं दूंगा, ठीक है ना? अब ये छठा क्वेश्चन देखो, और बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, कितना बड़ा पॉइंट आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कोई बच्चा कहेगा ये क्या होता है सर, भाड़ में जाए, मैंने भी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया ना, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हटाओ, कोई बात नहीं, आगे देखो। सर टू द रेजिडेंट, सर ये तो रेजिडेंट की बात आ गई, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, ओ सर ये तो पढ़ाया है। इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी का सीन क्या था? जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। एम्बेसी किसकी है? इंडिया की, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल होगा। यस, देख रहे हो? यस, क्योंकि इंडियन एम्बेसी, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। आती बात समझ में? सेवंथ क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन, कोई बात नहीं, हटाओ, रेजिडेंट हटाओ, फ्रॉम हटाओ, रशियन एम्बेसी, ओहो, रशियन एम्बेसी, जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रशियन एम्बेसी, तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना नहीं जाएगा, नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आते बात समझ में? आठवां क्वेश्चन देखो, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा।
कहता है सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट। सर क्या होता है, हटाओ कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया। वर्किंग इन, फिर वही बात, रशियन एम्बेसी। बेटा जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। आ रहा है समझ में। नाइन्थ देखो, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन एम्प्लॉय। सर ये क्या मतलब है, हटाओ कोई बात नहीं। वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, ओहो समझ में आ गया। सर इन इंडिया भी तो लिखा है, अरे भाई भाड़ में जाए। कंपनी ब्रांचेस में सोचना होता है लोकेटेड कहां पे है, एम्बेसी में थोड़ी। अब पाकिस्तान की एम्बेसी है तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाएगा, नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सर 10th क्वेश्चन, ये तो बाद में देखेंगे। इस स्कॉलरशिप आ गई, मैंने पढ़ाया था, ये ट्रांसफर इनकम होती है बच्चा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पढ़ाया था। ट्रांसफर इनकम है नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है सर, ये क्या है, एक्सपेंडिचर ओल्ड एज पेंशन, ये भी पढ़ाया था। ओल्ड एज पेंशन ये भी बेटा जी ट्रांसफर इनकम होती है। यस और नो? जी सर, तो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है सर। पेमेंट ऑफ बोनस, सर बोनस का क्या सीन होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चा एक बार। अभी 14-15 क्वेश्चन बाद में करेंगे बच्चा, इसके टॉपिक कुछ और है, ठीक है ना। अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो वो डिस्कस नहीं करा। आप 16th क्वेश्चन देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर क्या होता है, इग्नोर, अभी पढ़ाऊंगा बच्चा, अभी वीडियोस आएगी, आप टेंशन मत लो। अभी जितना पढ़ा उसके क्वेश्चन देखो। पेड बाय अ फॉरेन कंपनी, अच्छा कंपनी है और कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, तो कंपनी ब्रांचेस का सीन क्या था, जिस कंट्री में होगी उसी देश की मानी जाएगी। तो इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। यस ठीक है जी। 17 क्वेश्चन देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय अमेरिकन एम्बेसी, बाहर में जाए, देखो अमेरिकन एम्बेसी है तो जिसकी एम्बेसी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। अमेरिकन एम्बेसी तो अमेरिका की मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है। 18th क्वेश्चन देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ब्रांच कहां पे है, चेन्नई में। ओहो चेन्नई मतलब इंडिया, चेन्नई मतलब तो इंडिया ही है ना ब्रो। जी सर, इंडिया में है, ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया की मानी जाएगी। इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यस। आगे बात समझ में। ये 19th क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, टॉपिक कुछ और है। 20th क्वेश्चन देखिए, अभी देखो कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। आधे बच्चे क्वेश्चन देख के डर रहे हैं, मत डरो यार, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, बस वीडियो का इंतजार किया करो थोड़ा सा। ठीक है, और आप मुझे मोटिवेट ही नहीं करते, वीडियो में कमेंट ही नहीं करते, अच्छे अच्छे दोस्तों शेयर नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन रहती है, पर चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद है। 20th क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी। अब देखो क्या क्या है, पार्शियली ओन बाय रेजिडेंट और पार्शियली ओन बाय नॉन रेजिडेंट, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। कंपनी और क्या क्या है इधर देखो, लोकेटेड इन इंडिया, ओहो इंडिया में है तो इंडिया की मानी जाएगी। कंपनी ब्रांचेस तो जिस कंट्री में होते हैं उसी की मानी जाती है, इंडिया में तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, तो डोमेस्टिक इनकम में भी शामिल होगा। आते बात समझ में। ये 22 23 बाद में देखेंगे। रेमिटेंसेस ये ट्रांसफर इनकम होती है बच्चा, तो नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चा, ये इनके रीजंस अलग है तो इनको अभी धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चा, सबको समझ में आया ना ये क्वेश्चंस, कोई टफ तो नहीं है। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया तो जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ बच्चा इसको शेयर करना, ताकि मैं नेशनल इनकम की और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ लेके आ सकूं।
कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और करते रहो, ठीक है ना। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा, आपको जो भी टफ टफ टॉपिक है वो सारे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं वहां पे टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो, अगर आप टेस्ट देना चाहते हो 80 मार्क्स के, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना जो आपको पसंद लगे, ठीक है ना बच्चा। तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।